स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। जैसे कि आपको पता है हम मध्य प्रदेश के वन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम इसी सीरीज़ में आगे क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही हैं कि मतलब इसका क्षेत्रफल वगैरह कितना है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, और कौन से नेशनल पार्क में कौन से जानवर का या पशु का संरक्षण किया जा रहा है, और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, किस जिले में स्थित। इन सारी चीज़ों से क्या बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो पहले अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, आपसे नॉर्मल पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आपको बताना जहाँ किसी स्थान पर पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है और जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना है और जीव जंतुओं का भी संरक्षण किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। और यहाँ पे टोटल क्या होता है, जो मानव गतिविधियाँ होती हैं टोटल पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, मतलब वहाँ मानव को बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाती है इसकी स्थापना कौन से वन में की जाती है, तो इसकी स्थापना जो की जाती है आरक्षित वन में की जाती है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो अब आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में किसका किया जाता है, पशु पक्षी का किया जाता है, और पेड़ पौधों का भी संरक्षण किया जाता है और जीव जंतु का किया जाता है। अब अगर इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मंडला जिले से लेकर बालाघाट तक इसका क्या है, विस्तार है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मंडला से लेकर बालाघाट तक है। और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में स्थापित हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 1955 के पहले यह अभ्यारण्य कब बना था, तो आपको याद रखना है जो इसके अभ्यारण्य का नाम था अभय वन था, जो 1933 में बना था। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1955 में बना था। जबकि अभ्यारण्य की बात की जाए तो अभय वन नाम से इसका जो अभ्यारण्य बना था 1933 में बना था। अगर आपसे पूछा जाता है तो इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, जो कब किया गया था, 1974 में किया जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, 1974 में किया गया था। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में कब किया गया था, 1973 में किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे माना जाता है, आपको इसको भी अच्छे से याद रख लेना, गैलीलियो को माना जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना क्या किया, शुभंकर जारी किया। तो आपको याद रखना है भारत का पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जिसने किया है अपना शुभंकर जारी किया है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश की वन नीति कब आई थी, 1952 में आई थी मध्य प्रदेश की पहली वन नीति। तो आपको वहाँ से भी इसको रिलेट करके अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना, अगर आपसे पूछा जाता है इसका शुभंकर क्या है, तो भारत का ही पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना क्या किया, शुभंकर जारी किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि शुभंकर का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है दाबूर सिंह है, दाबूर सिंह इसका नाम। और उसको किसने डिजाइन किया है, तो इसको डिजाइन किसने किया है, रोहन चक्रवर्ती ने किया है। तो आपको याद रखना किसने इसको डिजाइन किया, रोहन चक्रवर्ती ने किया। और इसका क्या नाम है, दाबूर सिंह है, दाबूर सिंह है। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाता है हालो बंजर घाटी कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है हालो बंजर घाटी जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगर आपसे इसके बाद पूछा जाता है मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर क्या है, हवाई पट्टी है, तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। कान्हा-किसली में क्या है, आपकी हवाई पट्टी भी है और यहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा। और यहाँ से पूछा जाता है कौन सी प्रजाति का बाघ यहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रेडली प्रजाति का बाघ पाया जाता है। इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाता है तो इसका दूसरा नाम क्या है, दादर बद्री है। एक्चुअली में यहाँ क्या है, दादर बद्री नाम की पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, दादर बद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना मध्य प्रदेश की किस पार्क में चल रही है, किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रही है, तो आपको याद रखना है किस पार्क में चल रही है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में चल रही है, किसके सहयोग से चल रही है, तो अमेरिका के सहयोग से चल रही है। इसके बाद है जंगल गलियारा
सॉरी यहाँ पे आ रहा है, क्या है एक्चुअली में जो एक दूसरे से रास्ता है, मतलब कान्हा किसनी के बीच से और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, दोनों के बीच में क्या होगा, एक रास्ता बनाया जाएगा जो जंगल के थ्रू होगा। तो इसे क्या बोला गया है, जंगल गलियारे, जो एक दूसरे के पशु पक्षी होंगे, जीव जंतु होंगे, एक दूसरे के मतलब राष्ट्रीय उद्यान में जा सकते हैं। इस वजह से क्या है, गलियारा इसका नाम रखा गया। किन दो राष्ट्रीय उद्यान के बीच में, तो कान्हा किसनी के बीच में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आगे बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अभ्यारण्य कब बना था, 1933 में बना था। जबकि 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसने अपना पहला शुभंकर भी जारी किया, जो क्या नाम है उसका, दाभूर सिंह है, जिसे रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया है। यहाँ पे हालो बंजर घाटी भी है, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ हवाई पट्टी भी है। सबसे ज्यादा बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और कौन सी प्रजाति के पाए जाते हैं, आपके ब्रिजबी प्रजाति के बाघ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे 2018 में 2 टाइगर यहाँ से सतकोड़िया नेशनल पार्क में भेजे गए थे। अगर आपसे पूछे सतकोड़िया नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना उड़ीसा में स्थित है। तो जंगल गलियारे कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान के बीच में, तो कान्हा किसनी और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है। इसके बाद पढ़ते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट कब स्थापित हुआ था, तो 1993 में हुआ था। 1993 में यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है, तो आपको याद रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और सर्वाधिक बांस की प्रजाति कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो आपको उसको भी याद रखना है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी प्रजाति पाई जाती है, बांस की प्रजाति पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है बघेलखंड कि जो राजाओं का शिकार क्षेत्र है वो कहाँ पे रहा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही रहा है, जो कहाँ पे है, उमरिया में। और यहाँ पे क्या है, विष्णु जी की 1 फीट प्रतिमा भी स्थित है। तो आपको इसको भी याद रखना है। इस राष्ट्रीय उद्यान में विष्णु जी की 1 फीट लेटी हुई प्रतिमा है। और इसका अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध राम लक्ष्मण से, तो आपको इसको भी याद रखना है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से क्या होती है, चरण गंगा नामक नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, चरण गंगा नामक नदी बहती है। 2018 में यहाँ से सतकोड़िया उड़ीसा राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघिन को भेजा गया था, जिसका नाम क्या था, सुंदरी था। यहाँ से का एक बाघिन को भेजा गया था, और जबकि उसमें क्या किया गया था, 2 शेरों को भेजा गया था। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, 2 टाइगर को सतकोड़ी उड़ीसा में ही भेजा गया था, 2018 में भेजा गया था। 2018 में यहाँ से एक बाघिन को भेजा गया था, जिसका नाम क्या था, सुंदरी था। वो कहाँ से, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से भेजा गया था। जबकि कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान से किसको भेजा गया था, 2 शेर को भेजा गया था, 2 बाघ को मतलब वहां से ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना किससे की जाती है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, जो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे जो राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जाती है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व वो कौन सी में है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे कहा जाता है कि प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाघ आपको मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, बाघों का जो घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है, कहाँ पे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ, पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। एक आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना हुई थी, और एक आपका कौन सा, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना भी कब हुई थी, जिसकी स्थापना भी 1981 में हुई थी। तो आप तीनों को याद रख लीजिएगा। 1981 में कौन कौन से, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया, जिनकी स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ कब स्टार्ट किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर 1999 से 2000 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन कौन से, सतधारा, और इसी के अंदर, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य, मड़ई अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, मड़ई अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य में क्या, किस मृग जो होते हैं, जो आपके काले हिरण होते हैं, वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस मृग जो होते हैं, काले हिरण, वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसको भी आप फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है? पन्ना छतरपुर में आता है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में स्थित है, लेकिन पन्ना किस जिले में आता है? पन्ना जो आता है छतरपुर में आता है। इसके बाद अगर आपकी इसकी स्थापना पूछी जाती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सॉरी स्थापना गलत लिखा है, कि 1981 में हुई थी। तो आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना याद रखनी कब हुई थी? 1981 में हुई थी। जबकि यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था? 1994 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का रत्न, भारत के राष्ट्रीय उद्यान का रत्न किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 542 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 542 वर्ग किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आपका कान्हा किसली है और सेकंड आपका कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। यह यहाँ पर क्या है? रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, जबकि बारह राष्ट्रीय उद्यान की तुलना आपकी किससे की जाती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। और यहाँ पे क्या है? बासल्ला, अगर आपसे पूछा जाता है बासल्ला नामक हथिनी का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से? तो आपको याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से, जिसकी उम्र शायद काफी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश की उम्र दराज हथिनी मानी जाती है। तो उसका नाम क्या है? बादसल्ला है। जो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से उसका संबंध? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ही संबंध है। अगर आपसे पूछा जाता है कैन नदी मतलब कैन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान को दो भागों में बांटती है? तो आपको याद रखना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कैन नदी दो भागों में बांटती है। और यहीं पे आपका कौन सा, और यहाँ पे एक आपका जलप्रपात भी स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात आपका स्थित है? आपको उसको भी याद रखना है। यहाँ पे आपका जो जलप्रपात है पांडव जलप्रपात है। तो कौन सा जलप्रपात आपका यहाँ पे स्थित है? पांडव जलप्रपात है, जो कहाँ पे है? पन्ना में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है इस नेशनल पार्क को 2016-17 में क्या हुआ था? एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। मतलब सबसे अच्छा जो राष्ट्रीय उद्यान माना गया था, किसको माना गया था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को माना गया था, जो 2016-17 में इसको एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया था। और इसके बाद आपको इसमें इतना ही याद रखना है, यहाँ पे एक रेप्टाइल पार्क है। यहाँ पे क्या है? सरीसृप भी बोल सकते हैं आप। रेप्टाइल सरीसृप होते जो मतलब खिसकने वाले पक्षी, खिसकने वाले जो जीव जंतु होते वो कहाँ पाए जाते? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपसे पूछा जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो आपको इसको भी याद रखना है सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और क्षेत्रफल इसका कितना है? 243 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 243 वर्ग किलोमीटर। जबकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 542 किलोमीटर है। 500 वर्ग किलोमीटर, 542 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रखना 1992-93 में इसमें क्या हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी सीमा किसको छूती है? महाराष्ट्र को छूती है। आपके दो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी सीमा किसी अदर राज्य से छूती है। जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी सीमा किससे छूती है? महाराष्ट्र से छूटी है। जबकि संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा किससे छूती है? गुजरात से छूती है। तो आपको इन दोनों फैक्ट को अच्छे से याद करके रखना है। इसके बाद है इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? मोगली लैंड भी मनाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो मोगली लैंड की जो कहानी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। और यहाँ पे क्या 2004 से यहाँ पे क्या मनाया जा रहा है? 2004 से यहाँ पर जो आपको मनाया जा रहा है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? मोगली उत्सव मनाया जा रहा है। और इसका अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाता है तो इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान इसका दूसरा नाम है। इसकी स्थापना आपको याद रखनी 1975 में हुई थी। और कहाँ पे? और प्रोजेक्ट आई वो 1992-93 में हुआ था। मोगली लैंड भी कहाँ स्थित है? और यहीं पे क्या है? जो रुडयार्ड किपलानी थी, किपलानी ने क्या लिखा था इसमें? एक जंगल बुक लिखी थी। किपलानी है, सॉरी यहाँ पे किपलिनी है, किपलानी है। रुडयार्ड किपलानी ने, यहाँ पे किपलानी आप कर लीजिएगा। किपलानी ने द जंगल बुक लिखी थी जो इसी पर आधारित थी। मतलब जो किस पर, अगर आपसे पूछा जाता है कि रुडयार्ड किपलानी जो जंगल बुक लिखी थी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से, मतलब उसने एक्सपायर होकर लिखी थी या फिर प्रेरित होकर लिखी थी, तो आपको क्या बताना कौन से? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लिखी थी। इसके बाद हम चलते हैं संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? 2008-9 में हुआ था। इसकी
कहाँ पे स्थित है? सीधे वो शहडोल में स्थित है। तो संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका सीधे शहडोल में स्थित है। स्थापना 1981 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट 2008 और 9 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? आपका संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान था। और अभी प्रेजेंट में कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो भाग है छत्तीसगढ़ में आता है। इसका जो कुछ भाग है मतलब विभाजन के बाद इसका जो भी भाग छत्तीसगढ़ में चला गया उसे क्या बोला जाता है? घासीदार कहा जाता है। मतलब उस भाग का नाम क्या है? घासीदार कहा जाता है। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ आपकी स्थित है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपकी गिद्दा पहाड़ियाँ स्थित है। कान्हा जलप्रपात भी आपका कहाँ पर स्थित है? संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। भारत का पहला व्हाइट टाइगर इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिला था, जिसका नाम क्या था? मोहन था। और अगर आपसे पूछा जाता है जो मोहन मिला था वो कौन सी गुफा से मिला था? तो आपको याद रखना पनखोड़ गुफा से मिला था। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपकी एक और गुफा है, मुईमारा की गुफा, जो कहाँ पे स्थित है? आपकी सीधी जिले में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाता है मुईमारा की गुफा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आपको याद रखना है संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा जलप्रपात भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में, भारत का पहला व्हाइट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान व्हाइट टाइगर इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिला था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आपको शिवपुरी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना है 354 वर्ग किलोमीटर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना? 354 वर्ग किलोमीटर है। और यह इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पुराना माना जाता है, क्योंकि कान्हा किसली की स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में? 1955 में हुई थी। जबकि 1958 में किसी हो गई थी? माधव राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी, जो कहाँ पे स्थित है? आपका शिवपुरी में स्थित है। और यहाँ से आपका क्या गुजरता है? NH3 गुजरता है। अगर आपसे पूछा जाता है NH3 कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है? तो आपको याद रखना NH3 जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान से? माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। जो कौन सा रोड जाता है? आपका गुजरात के लिए जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आपको बताना माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में यह गोपांचल पर्वत पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है जॉर्ज कैसल जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, किस पर्वत पर स्थित है? तो आपको क्या बताना? गोपांचल पर्वत पर स्थित है। और यहाँ पे क्या है, इसको कब बनवाया गया था? 1911 में बनवाया था। इसको किसने बनाया था? जॉर्ज कैसल ने ही बनवाया था इसको। वहाँ पे बोलते पहाड़ी एरिया पे थे, तो वहाँ पे निगरानी रखने के लिए इसको बनाया गया था। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? इस भवन का नाम जॉर्ज कैसल रखा गया है। और यहाँ पे कितनी झीलें आपकी? 3 झीलें। तो कौन कौन सी झीलें आपकी? सांख्य झील हो गई, माधव सागर झील है और जादव सागर झील है। तो आपको याद रखना जो मानव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे आपकी कितनी झील पाई जाती है? तो वहाँ पे आपकी 3 झीलें हैं। कौन कौन सी? सांख्य सागर झील है आपकी, जादव सागर झील है और माधव सागर झील भी। और यहीं पे आपका एक और क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है आपकी? तो मनिहार नदी गुजरती है। देखो माधव राष्ट्रीय उद्यान और दोनों सेम है, तो मनिहार नदी कहाँ से गुजरती है? माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। और यहाँ पे क्या है, एक आपकी एलिगेटर सफारी भी चलती है। तो आपको इसको भी याद रखना है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में एलिगेटर सफारी चलती है? तो आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान में एलिगेटर सफारी चलती है। इसके बाद है वन राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको यहाँ पर रखना वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपका भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नगर के बीचों बीच में स्थित है। और सारे के सारे जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान को कहाँ पे स्थित है आपके? वो सारे के सारे जंगल एरिया में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो नगर के बीचों बीच स्थित है? तो आपको बताना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। आप इसको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसे सर्प उद्यान भी कहा जाता है। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, इसे क्या बोलते हैं? सर्प उद्यान भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने सांपों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? वन विहार। सेकंड नंबर पर दूसरा सबसे छोटा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे, और इस वन विहार को आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, या इसे आप क्या बोलते हैं? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगर आपसे बोला जाता है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना डिंडोरी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और राष्ट्रीय उद्यान, देखो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। जबकि अब इसकी अभ्यारण्य के रूप में कब हुई थी? अभ्यारण्य के रूप में आपकी इसकी स्थापना मानी जाती है 1968 में मानी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है 1968 में इसकी स्थापना मानी जाती है। और इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो कितना? 0.27 वर्ग किलोमीटर है।
तो सबसे छोटे मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा आपका है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पे स्थित है? डिंडोरी में स्थित है। दूसरा नाम इसका क्या है? भूगाव राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन, तो आपका भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। जबकि मध्य प्रदेश का कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला है, और पहला ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका। तो आपको इसको भी याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटे नंबर पे। इसके बाद है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे स्थित है? आपके धार में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कब प्रस्तावित हुआ था, तो 2010 में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन 2016 से इसको स्टार्ट हो जो कहा है, मतलब कंप्लीट हो चुका था 2016 में, तो 2016 से इसको क्या कर दिया गया? स्टार्ट कर दिया गया। इसके बीचों बीच से क्या होती है? जोवट नदी बहती। तो आपसे पूछा जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से जोवट नदी बहती, तो आपको याद रखना है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से क्या होती है? आपकी जोवट नदी बहती है। मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जब अब पहला कौन सा था? आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि ये कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है? दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है आपके डायनासोर का पुराने अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, तो उनका संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या होगा? जो आपके डायनासोर थे तो उनकी डमी बनाए जाएंगे, और वहाँ पे इन्हें प्रदर्शन के रूप में रखा जाएगा। इसके बाद आपका कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है पालनपुर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, पालनपुर, सॉरी यहाँ पे पालनपुर नहीं है, पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे? श्योरपुर या मुरैना आता है। तो अगर आपको श्योरपुर और प्लस मुरैना दोनों ऑप्शन मिलते तो उसको दोनों ही टिक करेंगे श्योरपुर। अगर आपको मुरैना और श्योरपुर दोनों मिलते तो आपको श्योरपुर बस ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपसे पूछा जाता है इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय उद्यान इसको कब बनाया गया है? 2018 में बनाया गया है सबसे। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? आपका कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में कुनो नदी भी बहती है। तो कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? इस राष्ट्रीय उद्यान से कुनो नदी भी प्रभावित होती है। और यहाँ पे एशियाई शेर लाने का प्रस्ताव जो कब से है? आपका 2018 से है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? जो आपके एशियाई शेर है कहाँ से आने? गुजरात के गुजरात में जो गुजरात में क्या है? आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से क्या आना है? यहाँ पे एशियाई शेर लाने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पे एशियाई शेर आए नहीं है। तो आज आपके लिए बस इतना ही था। अब इसके बाद जो आपके फैक्ट रहेंगे वो मैं अभ्यारण्य में कंप्लीट करवा दूंगी, और अभ्यारण्य को समझेंगे। और इसके बाद अभ्यारण्य में इसके बाद मतलब जितने भी आपके जो कौन सा पक्षी अपने बचपन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हंसने वाला, बोलने वाला, ये सारे जो आपके फैक्ट रहेंगे। और मतलब इसमें शिकार वगैरह कब बंद हुआ था, तो ये सारे के सारे फैक्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसकी जो लिंक है आप अपने फ्रेंड लोगों को सबको सेंड कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।